हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं भी कह रहे आज फिर आपसे मिला दूं इस अतीत में दबे पांव के चौथे पार्ट के साथ। आपने अब तक सिंधु घाटी की सभ्यता को दर्शाते हुए प्रमुखतम शहरों में से एक, जिसे नियोजित शहर का नाम दिया गया था, मोहनजोदड़ो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आपने अब तक ये जाना कि मोहनजोदड़ो का प्रारंभिक नाम क्या था, मोहनजोदड़ो शहर को नियोजित शहर क्यों कहा गया, आपने ये जाना कि वहां के खंडहर, वहां के ध्वंसावशेष मोहनजोदड़ो की किस सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं। अगली बात आपने ये भी जाना कि मोहनजोदड़ो में जो बौद्ध स्तूप बना है, उस बौद्ध स्तूप में किन ईंटों का प्रयोग किया गया है और वे ईंटें किस समय की। अगली बात आपने ये भी जानी है कि बौद्ध स्तूप जिस इलाके में बना है, उस इलाके को कौन सा इलाका कहा जाता है। बौद्ध स्तूप के पश्चिमी भाग में क्या है, बौद्ध स्तूप के पूर्वी भाग में क्या है, और उस पूर्वी भाग के दक्षिण भाग में क्या है, तथा जिस सिंधु नदी के तट पर यह शहर बसा था या जिस नदी के तट पर उसके ध्वंसावशेष आज खुदाई के बाद मिले, उस शहर से सिंधु घाटी कितनी दूर पर, ये सिंधु नदी कितनी दूर पर बहती है। इन सारी बातों की जानकारी आपने पिछली क्लासों में और पिछले एपिसोडों में ले लिया है। एक संक्षिप्त सी चर्चा में फिर से उसको रिपीट कर दे रहा हूं। इस शहर को पहले मुर्दों का टीला कहा जाता था। मुर्दों का टीला इसलिए कहा जाता है कि यहां जीवन के कुछ अंश अब देखने को नहीं मिलते, इसे आज मुर्दों का टीला कहा जाता है। ये शहर सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाने का एक अनुपम उदाहरण है, एक अनुपम झलक है। आपने ये जाना कि मोहनजोदड़ो अपने आप में वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। अर्थात यहाँ के जितने भी भवन आपको देखने को मिलेंगे, वो सब वास्तुकला की दृष्टि से बनाए गए। ये एक नियोजित शहर इसलिए इसको कहा गया कि एक पूर्ण योजना के तहत इस शहर को बसाया गया। कैसे वो शहर सुंदर रूप में जाना जाएगा, इन सारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बसाया गया था। एक पंक्ति में सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी सीधी, कहीं कहीं वो टेढ़ी मेढ़ी, गलियों में जो सड़कें हैं वो भी काफी चौड़ी, जो गलियां हैं वो भी चौड़ी। अर्थात एक पूर्ण नियोजित शहर के रूप में इसको बसाया गया था। बौद्ध स्तूप जहां पर बना है, वो बौद्ध स्तूप एक पास इलाका कहा जाता था, जिसे गढ़ नाम दिया गया था उस समय, जहां विशिष्ट लोग रहा करते हैं और उस शहर के विशिष्ट केंद्र स्थापित रहते हैं। बौद्ध स्तूप के ठीक पीछे प्रशासकीय भवन, धार्मिक स्थल और एक आनुष्ठानिक महाकुंड स्थापित है। बौद्ध स्तूप के ठीक सामने
अर्थात पूर्वी भाग में धनी लोगों की एक विशिष्ट कॉलोनी बसी हुई थी। उस कॉलोनी के पूर्वी भाग को दक्षिणी भाग में कामगारों की बस्ती थी और उस शहर से 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी आज भी बहती है। आनुष्ठानिक महाकुंड तक जाने के लिए जो मार्ग बना हुआ था उस मार्ग का नाम देव मार्ग रखा गया था। आनुष्ठानिक महाकुंड 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा बना हुआ था, जिसमें लोग सामूहिक स्नान किया करते थे और सामूहिक स्नान करने के बाद उस धार्मिक अनुष्ठान में शरीक हुआ करते थे। ये कुछ पिछली बातें थी। आज जिन बातों से हम आपको अवगत कराएंगे वो ये है कि जो ये खास कुंड बना हुआ था उस खास कुंड में पक्की ईंटों का जमाव किया गया था, अर्थात पक्की ईंटों से उसका निर्माण हुआ था। कुंड का पानी रिसे न, इसलिए वो जो पक्की ईंटों से जो चुनाई हुई थी, इन पक्की ईंटों से उसका निर्माण हुआ था, उन पक्की ईंटों के कुंड के तल और दीवारों पर चूने और चिरोड़ी के गारे प्रयोग किए गए थे, अर्थात उसे पूरा इतना चुन के बनाया गया था कि उसमें उस कुंड में पानी का रिसाव नहीं हो सकता था। कुंड के बगल में ही एक कुआं बना हुआ था और उस कुएं का और कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं बना हुआ था जो दोहरे घेरे वाला कुआं था। उसी कुएं का पानी इस कुंड में प्रयोग किया जाता था। कुंड का पानी जब बस बासी हो जाता था तो अगले 24 घंटों में उस कुंड के पानी की निकासी के लिए नालियां बनी, जो नालियां पक्की थी और वो नालियां ऊपर से ढकी हुई थी। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो पक्की नालियां थी और जो नालियां ऊपर से ढकी हुई थी, उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीजें थी वो काफी सही तरीके से बनाई गई थी और उनका सही रूप से उसका प्रयोग किया गया था। एक विशिष्ट पहचान है। कुएं का जो पानी था वो भी बड़ा पवित्र माना जाता था, इसीलिए उस कुएं के पानी को इस महाकुंड में लाया जाता था हर रोज। और उसके बाद अगले 24 घंटे बाद कुएं का ये कुंड का पानी बाहर निकालने के लिए, बाहर निकासी के लिए एक नाली बनाई गई थी जो पक्की थी, और उस पक्की नाली में जिसमें धूसर ईंटों का प्रयोग किया गया था, ईंटों का नाम है, उस धूसर ईंटों के द्वारा पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था और उन पक्के ईंटों से वो नालियां बनी हुई थी और उन नालियों को ऊपर से ढक दिया गया था। अर्थात एक बहुत ही सुंदर तरीके से उस महाकुंड और उस महाकुंड की नालियों को बनाया गया था। लेखक आगे लिख रहा है कि इस महाकुंड की परिक्रमा करने के बाद, इन सारी चीजों का अवलोकन करने के बाद उस आनुष्ठानिक महाकुंड का, उस आनुष्ठानिक महाकुंड के आसपास बने हुए सन्यासियों के कमरों का, स्नान घरों का, कुंड का निर्माण कैसे हुआ, उसमें किन ईंटों का प्रयोग किया गया, इसका पूरा अवलोकन करने के बाद उस महाकुंड के पास बने हुए कुएं के जल को देखने के बाद उस कुएं का जल किस रूप में प्रयोग किया जाता था, इन सारी चीजों का जब विश्लेषण कर लिया, जब उसका सूक्ष्म अवलोकन कर लिया, तो उसके बाद लेखक आगे बढ़ा। उसके बाद वो लिखता है कि इस महाकुंड कहां पर, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये महाकुंड था ये बौद्ध स्तूप के ठीक पीछे, जहां प्रशासनिक भवन और धार्मिक स्थल सब केंद्रित थे,
तो उनको सब कुछ देखने के बाद, महाकुंड देखने के बाद लेखक उस विशिष्ट इलाके की अर्थात गढ़ की हजारों तरफ से परिक्रमा करनी शुरू की। एक एक चीजों का निरीक्षण करता हुआ वह कुंड के दूसरी तरफ जब पहुंचता है तो उसे दूसरी तरफ एक विशाल कोठार दिखलाई पड़ता है। क्या दिखलाई पड़ता है? एक कोठार दिखलाई पड़ता है। कोठार कहते हैं, माफ करना, एक कोठार दिखलाई पड़ता है। जो वो कोठार देखता है, कोठार का मतलब होता है अन्न को भंडारण करने के लिए बनाई गई एक विशिष्ट जगह या बनाया गया एक विशेष स्थान को हम कोठार कहते हैं। यहां अन्न का भंडारण किया जाता है, अर्थात अन्न ला करके वहां पर रखा जाता है। दैवी आपदा के समय, प्राकृतिक आपदा के समय इन अनाजों का उपयोग सरकारें किया करती हैं या अन्य रूपों में इसका प्रयोग हुआ करता है। तो उसके भंडारण के लिए, और घर पर भी आप देखो कि घर पर जिस किसान के पास अधिक अन्न पैदा होता है वो अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए इसी प्रकार का भंडारा बनाता है, जो हमारे यहाँ लकड़ियों के बनते हैं, या अब तो अनाजों को रखने के लिए विभिन्न चीजों का भी लोग सहारा लेते हैं। लेकिन जिसके पास पर्याप्त अन्न होता है, बहुत अधिक, आज से कुछ वर्ष पहले 25 साल 30 साल पहले की बात यदि की जाए तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े अन्न भंडारण बनते थे घर पर। तो लेकिन इसको व्यापक स्तर पर करने के लिए ऐसे ही विशाल कोठार की आवश्यकता पड़ती है। तो लेखक लिख रहा है कि उस समय भी अन्न का भंडारण हुआ करता था उस मोहनजोदड़ो शहर में। एक विशाल कोठार को उसने देखा और विशाल कोठार को देखकर लेखक ने चिंतन कर लिया। वो जो कोठार था, उस कोठार में 9 चौकियां 3 कतारों में, 9 की 3 कतारें बनी हुई थी, अर्थात 27 चौकियां बनी हुई थी जिनमें अन्नों का भंडारण किया जाता था। बहुत बड़ी बड़ी रही होंगी। उन सारी चीजों का अवलोकन करने के बाद लेखक ने ये विचार किया कि जो ये अन्नों का भंडारण होता था तो वो कहां से आता था। तो उसने सोचा, अपने लेख में लिखा कि ये जो अन्नों का भंडारण होता था वहां पर, उन 9 चौकियों पर, वो कर के रूप में, टैक्स के रूप में, अर्थात लगान के रूप में जो भी अन्न किसानों के द्वारा लिए जाते थे या लोगों के द्वारा लिए जाते थे, उसको सुरक्षित बैलगाड़ियों के माध्यम से यहां पर लाया जाता था और रखा जाता था। इससे किसान ने अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय मोहनजोदड़ो एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि उस समय के किसान उन्नतशील खेती भी किया करते थे। उनके पास व्यापक खेती भी होती थी जिसमें वो पर्याप्त अन्न पैदा किया करते थे, जिसे वो बेचा करते थे और वो अन्न यहां पर भंडारण में आता था। अर्थात मोहनजोदड़ो केवल एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि एक किसानों के लिए पर्याप्त, उनके पास खेती बाड़ी का भी एक अच्छा केंद्र था। अब वहां पर लेखक ने जो अगली चीज देखी वो ये देखा कि उस अन्न भंडारण केंद्र पर, अर्थात कोठार पर जो अन्न आते रहे होंगे वे किस प्रकार से आते रहे होंगे। तो उसने देखा कि वहां पर एक विशाल गली बनी हुई थी।
एक गली थी और उस गली के रास्ते से बैलगाड़ियां वहां पर आती जाती रही होंगी, जिन बैलगाड़ियों पर लादकर अन्न वहां पर लाया जाता था। सारी चीजों का जब अवलोकन उसने कर लिया, तब उसने लिखा कि पहले हमारे दिमाग में ये मान्यता थी, जब तक हमने कोठार नहीं देखा, कि इस शहर के लोगों के पास खेती नहीं रही होगी, क्योंकि कुछ पथरीला इलाका ये दिखलाई पड़ रहा होगा। तो किसानों के पास पर्याप्त खेती नहीं रही, वो अन्न के लिए दूसरों पर निर्भर रहते होंगे, वो अन्न का आयात करते होंगे। लेकिन आज उसकी धारणा इस कोठार को देखकर निर्मूल साबित हुई और उसे लगने लगा कि जो मैंने अपने मन में धारणा बनाई थी वो गलत थी। मोहनजोदड़ो केवल एक व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि वहां पर उन्नतशील खेती भी हुआ करती थी। वह मूलतः उस समय के जो लोग थे खेतिहर भी थे और पशुपालक भी थे, वे पशुओं को भी पालते थे। लोहा शुरू में नहीं था, केवल पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खान बगल में राजस्थान, जो उसमें विभाजित में नहीं था, जो अब भारत में है, तो राजस्थान में उनको तांबे की खानें मिलती थी। उस मोहनजोदड़ो जहाँ पर है, अर्थात उस सिंध प्रांत में पत्थरों की बहुतायत थी। इन्हीं के उपकरण वो खेती बाड़ी में प्रयोग किया करते थे, जबकि मिस्र जैसे देशों में लकड़ी का उपकरण इस्तेमाल में होता था। इतिहासकार के अनुसार वो रबी की फसल लिया करते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज मुख्यतः वहां पर खुदाई में मिली हुई है। ये चीजें, ये अन्न उनको मिले हुए हैं और इस आधार पर ये लेखक लिख रहा है कि उस समय इन्हीं चीजों को वहां पर लोग प्रयोग किया करते थे और इन चीजों के द्वारा वो अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। खेती बाड़ी में खाद्यान्न के रूप में जो फसलें मिलती थी वो थी कपास, गेहूं, जौ, सरसों और